नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। अगर बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक जीत हासिल की, तो कांग्रेस ने हैट्रिक का फ्लॉप शो किया, यानी कि तीसरी बार कांग्रेस हरियाणा हार गई। अब उसके कारण बहुत सारे हैं, उसमें लीडरशिप की प्रॉब्लम थी, नेतृत्व, उसमें रणनीति का प्रॉब्लम था। लेकिन जिस दिन नतीजे आए उसके ठीक एक दिन बाद जितने भी इंडिया अलायंस के जो राजनीतिक दल हैं, वो अब कांग्रेस को कोस रहे हैं। कुछ दल उनको नसीहत दे रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को रणनीति तैयार करनी नहीं आती, और उसमें एक नहीं कई नेता, और इस समय सिर्फ वो कोस ही नहीं रहे हैं, बल्कि मीडिया चैनलों से जाकर बातचीत भी कर रहे हैं, ये बताते हुए कि देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जहां पर जीत उसकी तय थी, उस राज्य में भी कांग्रेस किस बुरी तरह से हारी है। इसको बुरी हार ही कहेंगे, जहां पर जो पूरा एक जो सेंटिमेंट था वो बीजेपी के खिलाफ था। अग्निवीर योजना हो, चाहे किसानों के एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे पहलवान हो, इससे ज्यादा मुद्दे और क्या हो सकते थे जो बीजेपी के खिलाफ थे। लेकिन सारे मुद्दे होने के बावजूद, ग्राउंड सेंटिमेंट जनता का साथ होने के बावजूद, अगर कांग्रेस को केवल 90 में से और जो 37 सीटें कांग्रेस ने हरियाणा में जीती है, तो आप इसे क्या कहेंगे। और इंडिया अलायंस के दल इस समय कांग्रेस पर हावी हैं। कोई कांग्रेस को उसकी जगह बता रहा है, कोई कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहा है, और एक एक करके अब बताती हूं कि किसने क्या कुछ कहा है। और इस समय कांग्रेस में गहन मंथन भी चल रहा है कि आखिर कांग्रेस में क्या गड़बड़ हो गया। कुछ लोग ने ये कहा कि देखिए, भूपेंद्र हुड्डा पर ही सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी, और हुड्डा साहब ने जैसे चाहा वैसे कांग्रेस का चुनाव लड़ा। ये सबसे बड़ी गलती थी। तो ये सारे कारण अब धीरे धीरे करके उभर के आ रहे हैं। दूसरी जो अंदरूनी कलह थी, कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा के बीच में, रणदीप सुरजेवाला भी एक धड़ा थे इस पूरे लड़ाई का। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने घर को हरियाणा के अंदर संभाल नहीं पाई। ये एक बड़ा मैसेज गया। अब जयराम रमेश ये कहें कि भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा अपडेट नहीं किया गया, कुछ ईवीएम्स जो है 99% चार्ज थी, कुछ 66% चार्ज थी, तो क्या ईवीएम को बदला गया। ये सारी चीजें उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया चुनाव आयोग को। तो ये सब बातें तो कहने की हैं, लेकिन क्या कांग्रेस रणनीति में चूक गई थी। क्योंकि आज अगर कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और अगर एक जीता हुआ चुनाव, जहां पर सरकार पूरी तरह से कांग्रेस की बन सकती थी, अगर वहां पर भी कांग्रेस चुनाव हार गई, तो वाकई में रणनीति पर तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे। और आज इसीलिए इंडिया अलायंस का नेतृत्व करती हुई पार्टी कांग्रेस, आज कांग्रेस को ही सारे जो छोटे दल हैं इंडिया अलायंस के, वो उसको नसीहत दे रहे हैं। अब एक एक करके चलते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंप की राज्यसभा एमपी है, उन्होंने कहा है, और एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा का नतीजा जो भी आया है उसका असर ज्यादा महाराष्ट्र के चुनाव पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में मुद्दे अलग होंगे। वहां पर बीजेपी ने पार्टियों को तोड़ा है, धोखा किया है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को दूसरी राज्यों में भेजा है, तो वहां के मुद्दे अलग हैं। लेकिन जिस तरीके का नतीजा आया है, उसको लेकर कांग्रेस को गहन मंथन करना पड़ेगा, अपनी रणनीति को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि जहां भी वो डायरेक्ट फाइट में आती है, वहां पर कांग्रेस कमजोर नजर आती है। अब ये बात केवल प्रियंका चतुर्वेदी ने नहीं की। संजय सिंह का एक मैं इंटरव्यू देख रही हूँ, जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने भी लगभग लगभग यही बात की है कि भाई, अगर कांग्रेस अपने दो चार एलाइज को सीट दे देती, और उनका मतलब था आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी से, कि भाई आपके ये दो राजनीतिक दल थे, अगर आप इनको 4-5 सीट दे देते तो उससे आपका ही फायदा होता। और संजय सिंह ने यह भी कहा कि भाई, अगर आप इंडिया अलायंस के अम्ब्रेला के नीचे अगर आपने हरियाणा का चुनाव लड़ा होता, तो अखिलेश यादव भी प्रचार करने जाते, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी प्रचार करने जाते, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनता, लेकिन फायदा इसमें कांग्रेस को होता। ये बात संजय सिंह ने कही। और संजय सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में गड़बड़ियां भी गिना दी कि कांग्रेस निर्णय लेने में बहुत देर करती है, कोई भी जहां पर फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है वहां पर बहुत टाइम लगाया जाता है। इन सारी चीजों को उन्होंने कहा है कि रणनीति को
ठीक तरीके से बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है एंड आई एम श्योर वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और इस बात को कहते हुए उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है। उसी जगह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा नतीजों का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी पार्टी को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के सिर्फ संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल ही नहीं बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया तक ने कमेंट किया और मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि उसकी विधानसभा चुनाव को लेकर जो इलेक्शन स्ट्रेटजी पार्टी ने बनाई थी वो ठीक नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इनिशियल राउंड्स में बीजेपी ट्रेल कर रही थी, यानी कि इनिशियल राउंड्स में बीजेपी पीछे हो गई थी और धीरे धीरे जैसे चुनाव जो मतगणना हुई उसमें बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई, यानी कि उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी में फेलियर है। और मैं एग्जैक्टली अगर कोट करूं तो मनीष सिसोदिया ने ये बोला है कि कांग्रेस फेल्ड टू विन द इलेक्शंस ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन देयर इलेक्शन स्ट्रेटजी, यानी कि चुनाव को लेकर जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी वो रणनीति ठीक नहीं थी। तो अब आप ये देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब लोग एक लाइन से अलग अलग बात कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने एलाइज को अकोमोडेट नहीं किया, यानी कि ये पहली गलती उन्होंने कांग्रेस की बताई कि अगर कुछ सीटें समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को दे दिया गया होता तो आज उसका फायदा कांग्रेस को मिलता और वो 60 से 65 सीटें आराम से जीत सकती थी। जनता में भी एक संदेश जाता कि इंडिया अलायंस सारा एकजुट है और पूरा इंडिया अलायंस एक साथ है और हरियाणा में कूदा है। अब आप इंडिया अलायंस की जो बातें हो रही हैं उसको बार बार जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी रखकर देखा जा रहा है कि देखिए इंडिया अलायंस ने मिलकर चुनाव वहां लड़ा और उसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पूरे इंडिया अलायंस की सरकार को मिला। तो ये सारे कंपैरिजंस इस समय आ रहे हैं। उसी तरह शिवसेना प्रमुख जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं तो उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं और आज तो बल्कि शिवसेना का जो माउथपीस है सामना, उसमें भी आज कुछ बातें लिखी गई हैं, उस पर खरी खोटी संजय राउत ने भी सुनाया है और मैं उसको आपको बताती हूँ। शिवसेना ने भी सीधा अटैक किया है कांग्रेस पर और जो सामना है उसमें ये लिखा गया है कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप या अन्य दलों से गठबंधन नहीं किया जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिखा। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। ये बहुत अटैकिंग लाइन है कि कांग्रेस को, जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, उसको ये पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने कहा कि हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, यानी कि सीधा अटैक जो राज्य की नेतृत्व है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके बारे में एक नहीं सभी दल के लोग कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो बीजेपी की किरण चौधरी है उन्होंने भी कहा कि देखिए हरियाणा में तो केवल बापू बेटा पार्टी नजर आ रही थी, यानी कि केवल और केवल बाप और बेटे नजर आ रहे थे और हरियाणा के कांग्रेस में और कोई नजर ही नहीं आ रहा था। तो तमाम तरीके की इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं। अब मैं एक एक करके चलती हूँ। सीपीआई के जो डी राजा हैं उन्होंने भी काफी सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा जिसका बीजेपी को फायदा हुआ। इंडिया गठबंधन दलों को सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, अगर साथ रहते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस को गंभीरता से विचार की जरूरत है। ऑनेस्ट सेल्फ क्रिटिकल असेसमेंट की बात डी राजा ने करी है। और मनीष सिसोदिया को तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने सारी खामियां उन्होंने ऑलरेडी गिना दी है कि रणनीति में किस तरीके की दिक्कत है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आज अखिलेश यादव इतना गुस्सा थे कांग्रेस से कि आज जो उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में उसकी उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी। अब ये जो लिस्ट है ये आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाती हूँ कि पहली लिस्ट उन्होंने जारी करते हुए, जिसका टाइटल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी, और प्रत्याशियों की उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी है। ये देखिए करहल 110 जो सीट है उस पे तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं। सीसामाऊ जो 213 नंबर की सीट है श्रीमती नसीम सोलंकी के पास जा रही है। फूलपुर 256 जो नंबर सीट है श्री मुस्तफा सिद्दीकी के पास है। मिल्कीपुर जो 273वां सीट नंबर है जिसका,
श्री अजीत प्रसाद के पास जा रही है। कटेहरी जो कि 277वां सीट है, श्रीमती शोभावती वर्मा के पास जा रही है। और मझम्बा 397 नंबर सीट डॉक्टर ज्योति बिद के नाम से है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये आज पहली लिस्ट अखिलेश यादव ने जारी कर दी, बिना ये सोचे समझे कि उनको कांग्रेस से बात भी करने की जरूरत थी। तो एक संदेश आज अखिलेश यादव ने भी दे दिया है। और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अभी हाल में आपने देखा था कि उनके बीच की जो कैमराडरी थी, उनके जो बीच की दोस्ती, उनके बीच का जो एक बोनहोमी जो नजर आती थी, वो आज हरियाणा चुनाव के बाद एक थोड़ा सा गुस्सा या नाराजगी या डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई है। और इसी के चलते उन्होंने आज उपचुनाव की पहली लिस्ट भी जारी कर दिया। अब आप ये सोचिए कि कल अगर आपने मोदी जी के भाषण पर ध्यान दिया हो, तो मोदी जी ने भाषण में क्या कहा था? अपने शाम के भाषण में जब वो पार्टी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे, तो उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के साथ जितने भी दल हैं वो उनको निगल जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जितनी राजनीतिक दल है, उन्होंने मोदी जी की इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया है और अब एक एक करके सब अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गए हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इंडिया अलायंस टूट रहा है या इंडिया अलायंस में कोई खटपट है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों को भी ये बात पता है कि कांग्रेस के बिना किसी भी पार्टी का गुजारा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रास रूट प्रेजेंस है। लेकिन केवल और केवल कांग्रेस जो एक बड़ा भाई एटीट्यूड लेकर चलती है, जैसे कि अभी ये सारी चीजें कब आ रही हैं? ये सारी चीजें एक ऐसे समय में हुई हैं जिस समय महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत है। उद्धव ठाकरे ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अगर घोषित करना है, तो उन्होंने कांग्रेस से भी कह दिया है और शरद पवार की एनसीपी से भी कहा है कि भाई अगर आपके पास नाम है तो आप उन नाम को घोषित कर दीजिए, मैं उस नाम पर मोहर लगा दूंगा। तो ये जो सारी घटनाक्रम जो हुआ है, ये एक ऐसे समय में आ रहा है जहां पर कांग्रेस बड़ा भाई ना बन सके, कांग्रेस अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड ना दिखाए। इस वजह से सारे राजनीतिक दलों को एक मौका मिल गया है कि वो कांग्रेस के ऊपर चढ़े, कांग्रेस को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराए। और कांग्रेस को ये भी उन्होंने एक तरीके से बता दिया कि भाई जब आप सीट शेयरिंग टॉक्स करें, जब आप सीटों के बंटवारों की बात करें, तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि कमजोरी आपके अंदर भी है। सिंपल बात यह है कि आज कांग्रेस की पोजीशन वीक हो गई है। हरियाणा का चुनाव अगर कांग्रेस जीतती, तो कांग्रेस मजबूती के साथ महाराष्ट्र के सीटों के बंटवारों के लिए पोल पोजीशन में होती, बातचीत करके। और जो एक पोल पोजीशन होती है, जो कि एक सीनियर पार्टी की, कि भाई देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, इसलिए अब हम ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं। तो कांग्रेस क्योंकि अब कमजोर हो गई हरियाणा के चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद, अब उसकी बार्गेनिंग पावर में भी कमी आ गई है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो कि कांग्रेस को ही लगातार कमजोर कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जयराम रमेश का, उनको आरएसएस का एक स्लीपर सेल का मेंबर बताया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोला जा रहा है। लेकिन जयराम रमेश कुछ गलतियां भी इस तरीके से करते हैं। अब आज जयराम रमेश इंडिया अलायंस के लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा है, मैं ये भी पढ़ देती हूँ। अब जयराम रमेश अपने ही इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं, जो एलाइज हैं, वो उनको बता रहे हैं कि देखिए आप कोलिशन धर्मा में विश्वास करिए, हम सब अलायंस में हैं, आप मीडिया से बातें क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट बातचीत करिए। अब सीनियर पार्टी होने के नाते हो सकता है उन्होंने ठीक कहा हो, लेकिन जयराम रमेश की इन बातों का जो इंडिया गठबंधन के जो बाकी लोग हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? कोई बहुत सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। कल भी जब चिट्ठी लिखी उन्होंने चुनाव आयोग को, तो कई लोगों ने कहा कि ये तो नौटंकी वाली चिट्ठी है, क्योंकि ये तो आप अगर ये कह रहे हो, कोस रहे हो कि भाई चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ की है, तो चुनाव आयोग क्यों मानेगा कि गड़बड़ की है? उसने तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया। और जयराम रमेश को अपने मुंह की खानी पड़ी। जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी को चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया कि देखिए ये जो आप सारे आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। तो आज जयराम रमेश की जो बातें हैं वो भी बहुत सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि गुमराह करने का काम जयराम रमेश इस समय राहुल गांधी को कर रहे हैं, और कई लोग इस बात को महसूस करते हैं और कहते भी हैं। लेकिन क्योंकि वो पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए कुछ ज्यादा लोग बहुत खुलकर नहीं बोलते। लेकिन पार्टी के अंदर एक धारणा बन गई है कि जयराम रमेश जैसे जो कई वरिष्ठ नेता हैं, वो इस समय कांग्रेस पार्टी की नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो आज यही बातें सारी इंडिया अलायंस के जितने भी दल के जो लोग हैं, आज कांग्रेस को वो यही बातें बोल रहे हैं, जो अभी तक बातें इंडिया अलायंस के पार्टनर्स नहीं कर रहे थे, उन्होंने अब वो बातें
इंडिया अलायंस कांग्रेस के लिए उन्होंने करनी शुरू कर दी है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं हाल में और कुछ ही महीने रह गए हैं और आज एक दिन के अंदर कल चुनाव के नतीजे आए हैं और आज ही प्रियंका कक्कड़ जो कि कांग्रेस सॉरी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ कह दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हमने पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो किया है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि देखिए एक तरफ अहंकारी बीजेपी है और दूसरी तरफ ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस है और इसके बीच हमें हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने जिस तरीके से 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए सेवा किया है, हम इस चुनाव को जीतेंगे। तो ये अब कांग्रेस को ये सारी बातें सुननी पड़ेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी रणनीति कमजोर हुई है और अब वो केंद्रीय लीडरशिप की वजह से हुई है या फिर भूपेंद्र हुड्डा की वजह से इस हार का सामना करना पड़ रहा है। ये तो कांग्रेस को अब बैठकर समीक्षा करनी पड़ेगी इस बात की कि आखिर गड़बड़ क्या हो गया, किस लेवल से गड़बड़ हुआ है। क्या राहुल गांधी ने गड़बड़ी की? राहुल गांधी तो वो एक ड्राइविंग फोर्स थे कांग्रेस का जो कि अकेले अपने दम पर उन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया, लोकसभा चुनाव से लेकर मोमेंटम बनाया इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव। लेकिन गलती कहां हो गई? क्या गलती ये थी कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी, ये सोचकर कि भूपेंद्र हुड्डा तो सबसे धनवान है, सबसे उनके पास ताकत है हरियाणा में और इकलौते कांग्रेस के वो ऐसे नेता हैं जो एक उंगली पर कुछ भी इशारा हो जाए और वो कर सकते हैं। शायद राहुल गांधी इस भ्रम में रह गए और भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी दे दी और गलतियों पे गलतियां, कुमारी शैलजा को अलग करना, रणदीप सुरजेवाला को अलग कर देना, फिर भूपेंद्र हुड्डा के कैंप से अनाप शनाप बातें जो कुमारी शैलजा के लिए हुई हैं, वो तो कुछ बातें तो ऐसी ही कि वो बोलने लायक भी नहीं है। तो ये सारी चीजों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो दिख रहा है और इससे साफ झलकता है कि कांग्रेस जो कि बात आज सामना में लिखी गई है कि एक जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाता है, ये कांग्रेस पार्टी से सीखे। तो आज कांग्रेस ने ये मौका दिया है कि उसकी आलोचना सब लोग करें और उसके इंडिया अलायंस के खुद के लोग करें। तो ये तो अब कांग्रेस को समीक्षा करनी पड़ेगी। क्या अब ऐसे में कोई स्टर्न रिएक्शन, कोई स्ट्रिक्ट रिएक्शन होगा या कुछ एक्शन लिया जाएगा जो वहां का लोकल यूनिट है? क्योंकि कई लोग राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस के हैं उनका ये मानना है कि जो लोकल लीडरशिप है उसकी प्रॉब्लम थी ज्यादा, ना कि राहुल गांधी की। लेकिन अब ठीकरा तो किसी और के सिर पे फोड़ा जाता है, तो हो सकता है कि अब ठीकरा खड़गे जी या उनकी टीम पर फोड़ दिया जाएगा या फिर कुछ बोला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस शर्मनाक हार के बाद, हालांकि कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं, लेकिन जिस तरीके की हवा बनी थी, जिस तरीके का माहौल था, तो सब लोग ये कह रहे थे और सारे एग्जिट पोलस्टर्स ने ये कह दिया था कि देखिए कहीं ना कहीं 60 सीटों से तो ज्यादा बीजेपी कांग्रेस को आ ही रही है। तो ऐसे में 37 सीटें लाना तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात एक तरीके से हो गई कांग्रेस के लिए। तो आज कांग्रेस इस हार के ऊपर क्या बोलेगी? कई कांग्रेस के नेता तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, कईयों को इंटरव्यू देने से वो बच रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। तो ऐसे समय में कांग्रेस के लिए चुनौतियां काफी हैं। अब इसी सेंटिमेंट को लेकर कांग्रेस जब महाराष्ट्र के चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाएगी या फिर झारखंड के लिए रणनीति बनाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके एलाइज होंगे साथ के, उनका ज्यादा अपर हैंड होगा और नेगोशिएट करने की स्थिति में ज्यादा कांग्रेस नहीं नजर आएगी। तो ये एक कांग्रेस की एक बड़ा झटका तो है ही, क्योंकि एक जीता हुआ चुनाव अगर आप हार जाएंगे तो ये फिर क्या होगा? इसको तो एक यही कहेंगे कि बिल्कुल जैसे भूकंप आ जाता है, ये भूकंप वाला झटका दिया गया है। कई लोग कांग्रेस की अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो कहते हैं कि देखिए बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कांग्रेस पार्टी को बीच में, क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरीके का कॉन्फिडेंट नैरेटिव बना दिया कि सबको लग गया कि भाई देखिए अब तो हम देश जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड या ह्यूब्रिस, जिसको एक शब्द कहते हैं हिंदी में, कि ह्यूब्रिस कांग्रेस में भी आ गया था। केवल बीजेपी में ह्यूब्रिस नहीं है, इस ह्यूब्रिस का शिकार कांग्रेस भी थी और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है और आज इसीलिए सारे इंडिया दल के लोग इस समय कांग्रेस के ऊपर हावी हैं। लेकिन अब इसी नैरेटिव को अब कांग्रेस कैसे बदलती है? आज राहुल गांधी का भी ट्वीट है कि ठीक है, हार से हम सबक ले रहे हैं।
लेकिन हमेशा क्या होता है, कांग्रेस का एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीका है कि जब कोई राज्य हार जाती है, एक कमिटी बना दिया जाता है। कमिटी को ये कहा जाता है कि भाई आप समीक्षा कर लीजिए। समीक्षा करने के बाद अ, किसी को हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता है, उस सब पर कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस किसी को किसके खिलाफ एक्शन लेगी अंदरूनी तौर पर, क्योंकि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती रहती है, तो कोई समीक्षा, एक ऑनेस्ट समीक्षा क्या कांग्रेस में होगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कैसे इंडिया अलायंस को एकजुट करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस कैसे अपने आप को एक पोल पोजीशन में रखेगी इंडिया अलायंस में, ताकि वो जो चाहे वो कर सके, क्योंकि जब सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा एमपीज उसके पास है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के एक्सपेक्टेशंस होंगे कि भाई उसकी शर्तों पर इंडिया अलायंस की का जो पूरा नैरेटिव है वो गढ़ा जाए। लेकिन किसी किसी राज्य में गलती तो हुई है यहाँ कांग्रेस में, और जब सब बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर इंडिया अलायंस मिलकर लड़ता तो शायद आज हरियाणा भी कांग्रेस के हाथ में होता। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों की समीक्षा कांग्रेस को करनी पड़ेगी, लेकिन कितनी जल्दी समीक्षा करेगी, जैसा संजय सिंह कह रहे थे कि जब निर्णय लेना होता है तो कांग्रेस हमेशा देरी करती है, और ये बात सही है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जब से इंडिया अलायंस बना है, आपने देखा कि नीतीश कुमार को गंवा बैठी कांग्रेस सिर्फ इसीलिए क्योंकि जल्दी से जल्दी डिसीजंस नहीं हो रहे थे, सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हुई थी, और इसी बात को आज संजय सिंह ने एक बार फिर से दोहराया। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अंदर बैठे हुए लोग इस बात का एहसास नहीं करते, उनको भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। अब वो बंधे क्यों हैं, ये तो भगवान ही मालिक है। और ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ने इतने अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि भाई कोई पार्टी में कोई चीज बदले। लेकिन एक बात साफ है कि जो सीनियर नेता हैं, सीनियर नेता जैसे कि जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, ये जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको कि आर्म चेयर स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है, कई लोग इनको आर्म चेयर स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि ग्राउंड पर क्या होता है और ग्राउंड पर क्या हो रहा है, उसकी उनको भनक भी नहीं है, और फिर वो राहुल गांधी को एडवाइस करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को भी सोचना होगा कि वो जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल जैसे नेताओं पर कितना उनको एतबार करना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेके चले जो उनको एक ईमानदार राय देते हो। तो अब देखना होगा कांग्रेस क्या कुछ करती है आने वाले दिनों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो पर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।